Hello everyone, welcome to the class number 16 of the chapter Programming using C। तो आज हम पढ़ेंगे C प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। ओके तो लास्ट कुछ क्लासेस में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स के बारे में पढ़ा, जिन सारे एलिमेंट्स, जिन सारे टर्म्स को हम यूज करेंगे हमारे टोटल C प्रोग्रामिंग में। ओके तो आज हम पढ़ेंगे कि सिंपल एक बेसिक सी प्रोग्राम अगर हम बना रहे हैं या फिर कोई सिंपल सी प्रोग्राम लिख रहे हैं या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड सी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसका पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि सपोज इंग्लिश में आपको अगर रिपोर्ट राइटिंग लिखना है या फिर एप्लीकेशन लिखना है या फिर लेटर लिखना है या फिर अगर ऐसे लिखना है तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि पहले सपोज आप ऐसे लिख रहे हो, वहां पे बेसिक स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर आपको वहां पे बीच में डिस्क्रिप्शन करना है, फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन करना है। ओके तो ये एक ऐसे लिखने का बेसिक स्ट्रक्चर है। वैसे ही एक सी प्रोग्राम लिखने का भी उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। उसी बेसिक स्ट्रक्चर को ही फॉलो करके हमें क्या करना होता है, सी प्रोग्राम लिखना होता है। तो उसी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, किस एलिमेंट के बाद किस एलिमेंट को हमें रिप्रेजेंट करना है, किसके बाद किस चीज को हमें रिप्रेजेंट करना है, कैसे हमें सी प्रोग्राम लिखना है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हो, ये है सी प्रोग्राम का एक बेसिक स्ट्रक्चर। किसी प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर में हमें किन किन चीजों पे ध्यान देना होता है, डॉक्यूमेंटेशन, लिंक सेक्शन, डेफिनेशन सेक्शन, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, मेन फंक्शन, सब प्रोग्राम सेक्शन। ओके मेनली टोटल सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को 6 सेक्शन या फिर 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज डॉक्यूमेंटेशन। ओके इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, पहले इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम का एग्जांपल दिया गया है। ओके जैसे कि ये है आपका डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में हम ये बताते हैं कि हम जो सी प्रोग्राम लिखे हैं ये सी प्रोग्राम किस टॉपिक के रिलेटेड है, वो डिफाइन करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन हम बनाते हैं। ओके उसके बाद आता है लिंक सेक्शन, जिस सेक्शन में हम क्या करते हैं, हेडर फाइल्स को ऐड करते हैं हमारे सी प्रोग्राम में। जैसे कि यहाँ पे एक हेडर फाइल ऐड किया गया है, हैज इंक्लूड stdio.h। ऐसे हेडर फाइल्स को ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं लिंक सेक्शन को। उसके बाद आता है डेफिनेशन सेक्शन, जहां पे हम डिफाइन करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट्स, जिन कॉन्स्टेंट्स को हम यूज करना चाहते हैं हमारे सी प्रोग्राम में। ओके उसके बाद हम डिक्लेयर करते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल डिक्लेरेशन हम करते हैं, ग्लोबल डिक्लेरेशन मतलब क्या कि अगर हम ग्लोबल डिक्लेरेशन में यूजर डिफाइंड फंक्शंस और डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं ग्लोबली। तो हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में हम पढ़े थे। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में ये ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है कि अगर हम एक वेरिएबल को बाहर डिक्लेयर करते हैं या फिर ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में अगर डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हमारे सी प्रोग्राम में मल्टीपल नंबर ऑफ फंक्शंस के अंदर उस वेरिएबल को हम यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। इस वेरिएबल को हम मेन फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं, सर्किल वाले फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। अगर हम कोई वेरिएबल को मतलब अगर ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में डिक्लेयर करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि उस वेरिएबल को हम कोई भी फंक्शन के अंदर इजीली ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। पर अगर हम एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर अगर कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एरिया वाला जो वेरिएबल है उसको सर्किल वाले फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है, इसका मतलब ये जो वेरिएबल यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया है, इस तरह के वेरिएबल डिक्लेरेशन को हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, बिकॉज दिस वेरिएबल कैन ओनली बी यूज्ड इनसाइड द सर्किल फंक्शन। इस वेरिएबल को हम सिर्फ इस सर्किल वाले फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं, उसके बाहर यूज नहीं कर सकते। उस तरह के वेरिएबल डिक्लेरेशन को हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन। और अगर हम कोई वेरिएबल को ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में डिक्लेयर करते हैं, जिसको कि हम सी प्रोग्राम में, उस पर्टिकुलर सी प्रोग्राम में जितने भी फंक्शंस हैं सारे फंक्शंस में उस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, तो उस तरह के वेरिएबल डिक्लेरेशन को हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके तो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में हम वेरिएबल को ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं, उसके साथ साथ यूजर डिफाइंड फंक्शंस को भी हम डिक्लेयर करते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है मेन फंक्शन, जहां से हमारा प्रोग्राम का मेन एग्जीक्यूशन शुरू होता है।
ओके, मेन फंक्शन मतलब सी प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेन फंक्शन। विदाउट मेन फंक्शन वी कैन नॉट स्टार्ट ए सी प्रोग्राम। ओके, बिना मेन फंक्शन के हम सी प्रोग्राम को शुरू ही नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे जो प्रोग्राम हम लिखते हैं, हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन या फिर हमारे हम प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम लिखने के बाद उसको रन करते हैं, तो प्रोग्राम लिखने के बाद उसको जब रन करते हैं तो रन या फिर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होता है? मेन फंक्शन से शुरू होता है। ओके, तो हर सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन होना जरूरी है। उसके बाद आता है सब प्रोग्राम सेक्शन। तो सब प्रोग्राम सेक्शन मतलब क्या? ये एक ऐसा सेक्शन है जिस सेक्शन में हम सारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने शॉर्ट में बताया 6 सेक्शन के बारे में। अभी हम एक एक करके क्या करेंगे, सारे सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने सारे सेक्शंस को, पूरे 6 के 6 सेक्शंस को, 6 के 6 पार्ट को मैंने इस प्रोग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। ओके, ये है हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन या फिर डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। तो ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन हम क्यों यूज करते हैं, तो उसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। ओके, द डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन इज द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर द प्रोग्रामर गिव्स द डिटेल्स एसोसिएटेड विद द प्रोग्राम। सपोज हम एक सी प्रोग्राम कर रहे हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हम यहाँ पे सी प्रोग्राम कर रहे हैं। क्यों? टू फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्किल। एक सर्किल का एरिया फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे ये सी प्रोग्राम को लिखा है। तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, मतलब वहां पे ये बताते हैं कि ये प्रोग्राम जो है ये किस टॉपिक के रिलेटेड है। उस प्रोग्राम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में। ताकि हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में वहां पे इंफॉर्मेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि उस प्रोग्राम को अगर बाद में कोई यूज करे तो उसको पता चले कि ये प्रोग्राम जो लिखा गया है किस टॉपिक के रिलेटेड लिखा गया है, ये प्रोग्राम जो बनाया गया है क्यों बनाया गया है। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि हम ये प्रोग्राम क्यों लिख रहे हैं, हम ये प्रोग्राम क्यों बना रहे हैं, उसका एक डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में। समझ आ गया? जैसे कि हम यहाँ पे सी प्रोग्राम लिख रहे हैं, क्यों? टू फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल का एरिया फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में लिख लिया कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पे हम सर्किल का एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई देखेगा इस प्रोग्राम को ओपन करके, तो उसके डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में लिखा है कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पे हम एक सर्किल का एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो वहां पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये जो प्रोग्राम लिखा है ये सर्किल का एरिया फाइंड करने का प्रोग्राम है। ओके, इसीलिए हम इस करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को। उसके बाद आते हैं लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन के द्वारा हम प्रोग्राम में किसको रिप्रेजेंट किए हैं, हैश इंक्लूड stdio.h। तो ये लिंक सेक्शन का काम क्या है और लिंक सेक्शन को हम हमारे प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं। ओके, फर्स्ट ये है कि हम लिंक सेक्शन को यूज क्यों करते हैं, टू ऐड द हेडर फाइल्स इन आवर प्रोग्राम। हमारे प्रोग्राम में हम हेडर फाइल्स को डिक्लेयर करने के लिए जिस सेक्शन को यूज करते हैं उस सेक्शन को बोलते हैं लिंक सेक्शन। तो ये हेडर फाइल क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा सी के बारे में पढ़ते वक्त, व्हाट इज सी जब हमने पढ़ा तो वहां पे हमने पढ़ा कुछ डाटा टाइप्स, कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स, कीवर्ड्स, रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं और कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस भी होते हैं जो कि सी हमें प्रोवाइड करता है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं, सपोज मुझे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सपोज मुझे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, तो वहां पे सी हमें प्रोवाइड करता है कुछ प्री डिफाइंड मैथमेटिकल फंक्शंस जैसे कि स्क्वायर रूट, पावर, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन वो हमें प्रोवाइड करता है, जिसको कि पहले से डिफाइन किया गया है, उसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं हमारे सी प्रोग्राम में। ओके, तो वहां पे जो डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, मैथमेटिकल प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को अगर हम हमारे प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए एक लाइब्रेरी है सी प्रोग्राम लाइब्रेरी में, सी के लाइब्रेरी में उसका नाम का एक लाइब्रेरी है, जिस लाइब्रेरी को हम बोलते हैं मैथ लाइब्रेरी। ओके, math.h। ओके, तो सपोज आपको मैथ मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिकल प्रीडिफाइंड फंक्शंस अगर यूज करने हैं तो आपको मैथ लाइब्रेरी को अपने सी प्रोग्राम में क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। तब जाके वो मैथ वाला हेडर फाइल क्या करेगा, आपके सी लाइब्रेरी से वो सारे प्रीडिफाइंड मैथमेटिकल फंक्शंस को आपके प्रोग्राम के साथ लिंक करेगा और आपको फिर अलाउ करेगा वो सारे प्रीडिफाइंड मैथमेटिकल फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए। इसीलिए हम यूज करते हैं लिंक सेक्शन को। लिंक सेक्शन हमें अलाउ करता है प्रीडिफाइंड फंक्शंस को हमारे प्रोग्राम के साथ लिंक करके हेडर फाइल्स के थ्रू से हमारे प्रोग्राम में उन प्री डिफाइंड मेथड्स या फिर प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज करने के लिए।
ओके, समझ आ गया कि सी लाइब्रेरी में जितने भी प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं, उनमें से हम जिस तरह के प्रीडिफाइंड फंक्शंस को हमारे प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, उसी तरह के प्रीडिफाइंड फंक्शंस को हमारे प्रोग्राम में यूज करने के लिए हमारे प्रोग्राम के साथ उसको लिंक करना पड़ेगा। तो हमारे प्रोग्राम के साथ लिंक करने के लिए हेडर फाइल्स के थ्रू से हम जिस सेक्शन को यूज करते हैं, उस सेक्शन को बोला जाता है लिंक सेक्शन। तो हेडर फाइल्स क्या है? हेडर फाइल्स इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्री डिफाइंड फंक्शंस। कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस के कलेक्शन को हम बोलते हैं हेडर फाइल्स। ओके, जैसे कि मैथ वाले हेडर फाइल्स के अंदर मैथमेटिकल प्री डिफाइंड फंक्शंस होंगे, स्ट्रिंग वाले हेडर फाइल के अंदर डिफरेंट स्ट्रिंग वाले प्री डिफाइंड फंक्शंस होंगे। वैसे ही बाय डिफॉल्ट हम हमेशा stdio फंक्शन, stdio जो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल जो है, इसको हम हमेशा यूज करते हैं हमारे हर एक सी प्रोग्राम में। क्यों? क्योंकि ये हमें किस तरह के फंक्शंस प्रोवाइड करता है? इनपुट और आउटपुट प्री डिफाइंड फंक्शंस। मतलब अगर हम अलाउ करना चाहते हैं यूजर को वो अपने से कुछ इनपुट प्रोग्राम रन होते वक्त इनपुट करे, या फिर हम रिजल्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं अगर हमारे आउटपुट में, तो उसके लिए हम जो फंक्शन यूज करते हैं उन फंक्शंस को हम हमारे प्रोग्राम के अंदर अगर यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे प्रोग्राम के अंदर हमें stdio मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम के साथ लिंक करना पड़ेगा। समझे कि जैसे कि हर एक सी प्रोग्राम में हमें जैसे भी करके नॉर्मली कुछ ना कुछ इनपुट तो लेना ही है। अगर कुछ इनपुट नहीं भी लेना है, हम तो हर सी प्रोग्राम क्यों लिखते हैं? ताकि हम आउटपुट प्रोवाइड कर सकें। तो आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए हम जिस फंक्शन को यूज करते हैं, वो प्रीडिफाइंड फंक्शन जिस हेडर फाइल में है, उस हेडर फाइल को हम बोलते हैं stdio.h। और वही हेडर फाइल के माध्यम से हम क्या करते हैं, आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए जो हमें फंक्शन चाहिए, उस फंक्शन को हम लिंक करते हैं हमारे सी प्रोग्राम के साथ, जिसकी वजह से उस फंक्शन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे सी प्रोग्राम में। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे यूज किया है हैश इंक्लूड stdio.h। stdio का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, h मतलब हेडर फाइल। ये एक ऐसा हेडर फाइल है जो कि हमें यूजर से इनपुट लेने के लिए या फिर यूजर को आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए जो फंक्शंस चाहिए, उन फंक्शंस को हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कौन? stdio.h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है, एंटर द रेडियस ऑफ ए सर्किल, मतलब इसको हमें आउटपुट के हिसाब से दिखाना है। तो यहाँ पे हमने जो लिखा है, जिसको हम आउटपुट के हिसाब से दिखाना चाहते हैं, उसको हमने किस फंक्शन के अंदर लिखा है? प्रिंटफ। तो प्रिंटफ एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम यूज करते हैं इसी प्रोग्राम में आउटपुट दिखाने के लिए, और scanf एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर यूजर से इनपुट को लेने के लिए। तो ये जो दो फंक्शंस हैं, printf और scanf, ये तो फंक्शंस को अगर हम हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज करना चाहते हैं यूजर को आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए या फिर यूजर से इनपुट लेने के लिए, तो उसके लिए हमें जिस हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में ऐड करना पड़ेगा या फिर लिंक करना पड़ेगा, उस हेडर फाइल का नाम है stdio.h। समझ आ गया कि लिंक सेक्शन हम क्यों यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के बारे में, जिस सेक्शन का नाम है डेफिनेशन सेक्शन। और डेफिनेशन सेक्शन को हमने यहाँ पे प्रोग्राम में क्यों यूज किया है? टू डिफाइन ए कांस्टेंट इन आवर प्रोग्राम। हमारे सी प्रोग्राम में अगर हम कुछ कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहते हैं बाय यूजिंग हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर, जैसे कि हमने कांस्टेंट के बारे में पढ़ते वक्त पढ़ा था कि हम कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में दो तरीके से। एक तरीका है कि जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है डाटा टाइप यूज करके, वहां पे कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करके हम वेरिएबल को कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, फिर डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हैश मतलब जो हमारा डिफाइन प्री प्रोसेसर है उसको यूज करके भी हम कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम डिफाइन प्री प्रोसेसर को यूज करके अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं हमारे कांस्टेंट को हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो उसके लिए हम जिस सेक्शन को यूज करते हैं उस सेक्शन को बोलते हैं डेफिनेशन सेक्शन। ओके, तो डेफिनेशन सेक्शन में हम क्या करते हैं? इन दिस सेक्शन वी डिफाइन डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स। अगर हम कुछ कांस्टेंट हमारे प्रोग्राम के अंदर डिफाइन करना चाहते हैं डिफाइन प्री प्रोसेसर यूज करके, हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर यूज करके, अगर हम कोई भी कांस्टेंट हमारे प्रोग्राम के अंदर डिफाइन करना चाहते हैं, तो जो सेक्शन में हम डिफाइन करते हैं उस कांस्टेंट को, उस सेक्शन को हम बोलते हैं डेफिनेशन सेक्शन।
ओके, समझ आ गया। तो जैसे कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है पाई वैल्यू को एज ए कांस्टेंट 3.14। पाई का वैल्यू कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे पाई को एज ए कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ पे डिफाइन सेक्शन में हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर को यूज करके पाई के वैल्यू को एज ए कांस्टेंट हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। ओके, तो डेफिनेशन सेक्शन का काम पता चल गया। अब तक हमने डिस्कस किया डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, लिंक सेक्शन, डेफिनेशन सेक्शन के बारे में। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन हम यूज करते हैं एक पर्टिकुलर सी प्रोग्राम हम जो बना रहे हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, कि वो सी प्रोग्राम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहां पे रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि अगर उस प्रोग्राम को कोई देखे तो उसको पता चले कि ये सी प्रोग्राम जो लिखा गया है किस टॉपिक के रिलेटेड लिखा गया है। उसके बाद लिंक सेक्शन को हम यूज करते हैं अगर हम किसी तरह के प्री डिफाइंड फंक्शंस को हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज करना चाहते हैं, तो हेडर फाइल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, लिंक करते हैं उन प्री डिफाइंड फंक्शंस को हमारे सी प्रोग्राम के साथ और उसको यूज करते हैं। तो हेडर फाइल्स के थ्रू प्री डिफाइंड फंक्शंस को हमारे प्रोग्राम के साथ लिंक करने के लिए हम जिस सेक्शन को यूज करते हैं उसको बोलते हैं लिंक सेक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा डेफिनेशन सेक्शन के बारे में, जिस सेक्शन को हम यूज करते हैं कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए हमारे प्रोग्राम के अंदर। ओके, जो कि हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर को यूज करके या फिर डिफाइन कीवर्ड को यूज करके क्या करता है, कांस्टेंट डिफाइन करता है हमारे प्रोग्राम के अंदर। ओके, तो 3 पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट इज ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। अगर हम कोई वेरिएबल को ग्लोबली डिक्लेयर करना चाहते हैं या फिर अगर हम कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज करना चाहते हैं, तो उसको पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में। समझ आ गया कि अगर ऐसा कोई वेरिएबल है जिस वेरिएबल को कि मैं चाहता हूं मोर देन वन फंक्शन में एक बार में ही डिक्लेयर करके यूज करूं, तो वहां पे उस तरह के वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं जिस सेक्शन में, उस सेक्शन को बोलते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। या फिर अगर हम कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन के बीच डिफरेंस क्या है, जिस तरह के फंक्शंस के मीनिंग ऑलरेडी पहले से डिफाइन किए गए हैं वो है प्री डिफाइंड फंक्शन, और जिस तरह के फंक्शंस को हम खुद क्रिएट करते हैं प्रोग्रामर उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया void circle, इस नाम का कोई फंक्शन है ही नहीं पहले से, मैंने बनाया इस फंक्शन को, इसीलिए इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। और यहाँ पे जैसे कि मेन फंक्शन है, ओके, या फिर प्रिंट एफ फंक्शन है या फिर स्कैन एफ फंक्शन है, ये सारे फंक्शंस प्री डिफाइंड फंक्शन है। इन फंक्शंस के काम क्या है ये ऑलरेडी डिफाइन किया गया है पहले से सी लाइब्रेरी में। ओके, तो इसीलिए इस तरह के फंक्शंस को हम बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस। जिस तरह के फंक्शंस के टास्क ऑलरेडी पहले से डिफाइन कर दिए गए हैं उस तरह के फंक्शंस को बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। और जिस तरह के फंक्शंस को प्रोग्रामर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद डिफाइन करते हैं प्रोग्राम के अंदर, उस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम हमारे प्रोग्राम के अंदर कुछ भी यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करते हैं तो यूजर डिफाइंड फंक्शन को पहले हमें डिक्लेयर करना होता है, ओके, ग्लोबली। तब जाके उस यूजर डिफाइंड फंक्शन को हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी फंक्शन या फिर कुछ भी टास्क हम जो परफॉर्म करना चाहते हैं उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन हम यूज करते हैं ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए और उसके साथ साथ यूजर डिफाइंड फंक्शन को भी डिक्लेयर करने के लिए हमारे प्रोग्राम के अंदर। ओके, इन दिस सेक्शन ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में हम क्या करते हैं, ऑल द ग्लोबल वेरिएबल्स दैट वी विल यूज इन अ प्रोग्राम आर डिक्लेयर्ड। इस सेक्शन में हम क्या करते हैं, जितने भी हम वेरिएबल को एज ए ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं सारे ग्लोबल वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करते हैं इस सेक्शन में, और उसके साथ साथ यूजर डिफाइंड फंक्शंस को भी हम डिक्लेयर करते हैं इस सेक्शन में। ओके, तो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन इज यूज्ड टू डिक्लेयर ग्लोबल वेरिएबल एज वेल एज यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, जितने भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जितने भी ग्लोबल वेरिएबल्स हम हमारे प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, उन सारे ग्लोबल वेरिएबल्स, उन सारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस को डिक्लेयर करने के लिए हम जिस सेक्शन को यूज करते हैं उस सेक्शन को हम बोलते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ओके, समझ आ गया। तो यहाँ पे ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में हमने क्या क्या डिक्लेयर किया है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन को, जिस यूजर डिफाइंड फंक्शन का नाम है void circle, और उसके बाद एक वेरिएबल हमने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिस वेरिएबल का नाम है r। ओके, समझ आ गया। उसके बाद आते हैं और एक सेक्शन के बारे में। नेक्स्ट सेक्शन, द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन इज मेन फंक्शन। ओके, विदाउट मेन फंक्शन वी कैन नॉट स्टार्ट एग्जीक्यूशन इन ए सी प्रोग्राम। बिना मेन फंक्शन के हम सी प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन शुरू ही नहीं कर सकते। एग्जीक्यूशन मतलब क्या, हम प्रोग्राम लिखते क्यों हैं, ताकि प्रोग्राम को कंप्यूटर एग्जीक्यूट करे, एग्जीक्यूट करके उसको रन करे, और रन करके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म करे। ओके, सिंपल टर्म में अगर बोलें तो प्रोग्राम हम लिखते हैं क्यों, कंप्यूटर उसको यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म करे।
तो कंप्यूटर विदाउट मेन फंक्शन सी प्रोग्राम में ऑपरेशन स्टार्ट कर ही नहीं सकता। विदाउट मेन फंक्शन इट कैन नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन बाय यूजिंग एनी सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन के बिना हमारा प्रोग्राम ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं करेगा, एग्जीक्यूशन होगा ही नहीं। ओके, तो मेन फंक्शन इज द मेन पार्ट इन ए सी प्रोग्राम फ्रॉम व्हिच द एग्जीक्यूशन ऑफ आवर प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड, जहां से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। Okay, every C program must have a main function which is the starting point of the program execution. तो हर एक C प्रोग्राम में मेन फंक्शन होना जरूरी है, क्योंकि मेन फंक्शन है स्टार्टिंग पॉइंट C प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का, और मेन फंक्शन से ही हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। ओके, और मेन फंक्शन के ओपन कर्ली ब्रेसेस के क्लोज कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो है उसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ओके, दिस इज द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मेन फंक्शन। ओके, हर एक फंक्शन के ओपन कर्ली ब्रेसेस से क्लोज कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जो भी रखते हैं वो है उसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट सी प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर का, जो है सब प्रोग्राम सेक्शन। तो ये सब प्रोग्राम सेक्शन में हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मेन फंक्शन के बाद अगर हमने कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शन हमारे प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर किया है, तो उस यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर अगर हम कुछ टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, उन यूजर डिफाइंड फंक्शंस के पार्ट को हम बोलते हैं सब प्रोग्राम सेक्शन। इस सेक्शन में हम उन सारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं जितने भी यूजर डिफाइंड फंक्शन को हमने ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में डिक्लेयर किया है। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्किल वाला क्या किया था, फंक्शन को डिक्लेयर किया था। तो सर्किल वाले फंक्शन के अंदर अगर मैं कुछ टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूं, तो उसको मैं जिस सेक्शन में रिप्रेजेंट करूंगा वो सेक्शन को हम बोलेंगे क्या? सब प्रोग्राम सेक्शन। ओके, समझ आ गया? ये है हमारा टोटल सेक्शन। तो देखते हैं सब प्रोग्राम सेक्शन में क्या लिखा है। ऑल द यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर डिफाइंड इन दिस सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम। जिस सेक्शन में हम सारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर हम जो भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, जिस सेक्शन में हम उस यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर उन टास्क को डिफाइन करते हैं, उस सेक्शन को बोलते हैं सब प्रोग्राम सेक्शन। ओके, अभी इसको देख लेते हैं। टोटल में सारे सेक्शन के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अगर आप एक सी प्रोग्राम लिखते हो, सबसे फर्स्ट पार्ट है आपका डॉक्यूमेंटेशन, जहां पे हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं प्रोग्राम का, कि ये प्रोग्राम का टॉपिक क्या है, किस रिलेटेड प्रोग्राम हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ओके, उसका इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में। उसके बाद अगर हम हमारे प्रोग्राम के अंदर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, उसके लिए जो हेडर फाइल्स हैं हमारे लाइब्रेरी में, जिस तरह का प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करना चाहते हैं, उसी तरह के फंक्शंस को हमारे प्रोग्राम के साथ लिंक करके हम अगर उसको यूज करना चाहते हैं, तो उसी तरह का हेडर फाइल्स को हम क्या करेंगे, लिंक सेक्शन में उसी हेडर फाइल्स को हमारे प्रोग्राम में ऐड करके उसको हम लिंक करेंगे हमारे प्रोग्राम में, और उन प्री डिफाइंड फंक्शंस को हमारे प्रोग्राम में वो अलाउ करेगा उसके बाद यूज करने के लिए। उसके बाद आता है डेफिनेशन सेक्शन, जहां पे हम डिफाइन करते हैं कांस्टेंट्स बाय यूजिंग हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर। ओके, उसके बाद आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, जहां पे हम डिक्लेयर करते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स को और उसके साथ साथ यूजर डिफाइंड फंक्शंस को। ओके, उसके बाद आता है हमारा मेन फंक्शन, जो कि हमारा प्रोग्राम का मेन पार्ट है, जहां से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम अगर हम रन करते हैं, जहां से हमारा प्रोग्राम शुरू होता है, प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो है हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन से ही हमारा प्रोग्राम का शुरुआत होता है। ओके, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम। ओके, उसके बाद आता है सब प्रोग्राम सेक्शन, जहां पे हम क्या करते हैं, जितने भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस को हमने डिक्लेयर किया है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में, उन सारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए कि उस यूजर डिफाइंड फंक्शन का काम क्या है, उसको डिफाइन हमने यहाँ पे जो किया है, जिस सेक्शन में हमने उस पर्टिकुलर फंक्शन को डिफाइन किया है, उस पर्टिकुलर सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सब प्रोग्राम सेक्शन। ओके, तो ये तो हमने समझ लिया डिफरेंट सेक्शंस के बारे में। तो यहाँ पे जबकि हमने एक प्रोग्राम लिया है, तो इस प्रोग्राम को भी थोड़ा समझ लेते हैं, ताकि हमें इस सेक्शंस के बारे में पता चल जाएगा कि सेक्शन को हमने कहां पे क्यों लिया है। ओके, तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होता है, मेन फंक्शन से। तो मेन फंक्शन से जबकि एग्जीक्यूशन शुरू होता है, तो मेन फंक्शन से मतलब अगर आप कोई प्रोग्राम कर रहे हो, जैसे कि सपोज आपको सर्किल का एरिया कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट चीज आपके माइंड में क्या आएगा, आपको सर्किल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। रेडियस आपको पता होगा तब जाके आप सर्किल का एरिया कैलकुलेट कर पाओगे। तो प्रिंट एफ फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, आउटपुट दिखाने के लिए। मतलब प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारे आउटपुट में दिखेगा।
ओके। और स्कैनफ फंक्शन के अंदर हम जो लिखेंगे वो यूजर से इनपुट लेगा। स्कैनफ फंक्शन इज यूज्ड टू एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंटफ फंक्शन इज यूज्ड टू प्रोवाइड द आउटपुट इन द आउटपुट स्क्रीन। आउटपुट स्क्रीन में आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं प्रिंटफ फंक्शन को, और यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए यूज करते हैं स्कैनफ फंक्शन को। ओके, तो मुझे आउटपुट क्या दिखाना है? एंटर द रेडियस ऑफ ए सर्किल। सर्किल का रेडियस इंसर्ट करो। ओके, उसके बाद हम अगर हमने ये लिखा कि सर्कल का रेडियस इंसर्ट करो, उसके बाद यूजर इंसर्ट करेगा, तो यूजर इंसर्ट करेगा जो उस वैल्यू को इंसर्ट करने की फैसिलिटी यूजर को प्रोवाइड करने के लिए हम जिस फंक्शन को यूज करते हैं उस फंक्शन को बोलते हैं स्कैनफ फंक्शन। तो यहाँ पे हमने जो रेडियस वेरिएबल को ग्लोबली डिक्लेयर किया है उसका डाटा टाइप क्या है? फ्लोट। तो अगर हम कोई फ्लोट वैल्यू वहां पे यूजर से एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं परसेंटेज एफ को। ओके, तो परसेंटेज एफ को अगर हमने यहाँ पे यूज किया है मतलब हमें वो अलाउ करेगा, यूजर को अलाउ करेगा फ्लोट वैल्यू इनपुट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम रेडियस इनपुट करेंगे, तो चाहे वो हम जिस भी तरह का वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। तो सपोज मैंने वैल्यू वहां पे इनपुट किया 4, तो जबकि वो फ्लोट डाटा टाइप है तो वो ऑटोमेटिकली ले जाएगा इसको 4.0। ओके, तो रेडियस तो इंसर्ट हो गया। रेडियस इंसर्ट होने के बाद हमने फिर कॉल किया यहाँ पे सर्किल फंक्शन को। तो यहाँ पे क्या होगा? सर्किल फंक्शन को अगर कॉल किया तो सर्किल फंक्शन कहाँ है? ये है सर्किल फंक्शन, तो सर्किल फंक्शन के पास आ जाएगा। तो सर्किल फंक्शन के बाद पास आने के बाद उसके अंदर हमने डिक्लेयर किया और एक वेरिएबल, जिस वेरिएबल का नाम है एरिया। ओके, उसके बाद एरिया हमने कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करके एरिया वाले वेरिएबल में स्टोर कर लिया। तो पाई का वैल्यू हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है, हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर यूज करके। पाई का वैल्यू कितना है? 3.14। उसके बाद आर का वैल्यू कितना हमने लिया? 4, मतलब 4.0, जबकि हमने फ्लोट डाटा टाइप यूज करके डिक्लेयर किया, फिर 4.0। ओके, टोटल इसको मल्टीप्लाई करेगा, जितना भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू को स्टोर करेगा कहाँ पे? एरिया वाले वेरिएबल में। और एरिया वाले वेरिएबल में स्टोर करने के बाद हम आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए किस फंक्शन को यूज करते हैं? प्रिंटफ। तो प्रिंटफ फंक्शन को हमने फिर से यूज किया। एरिया ऑफ द सर्किल इज, एरिया ऑफ ए सर्किल इज प्रिंट करेगा, जबकि हमें फ्लोट वैल्यू प्रिंट करना है और वो फ्लोट वैल्यू किस वेरिएबल में स्टोर है? एरिया वाले वेरिएबल में स्टोर है। तो एरिया में जो वैल्यू स्टोर है वो दिखाएगा कहाँ पे? जहां पे हमने परसेंटेज एफ लिखा है। तो क्या दिखाएगा? एरिया ऑफ द सर्किल इज, इसको मल्टीप्लाई करने से जितना आंसर आएगा उसी आंसर को वो आउटपुट के हिसाब से हमारे आउटपुट स्क्रीन में हमें प्रोवाइड करेगा। ओके, तो प्रोग्राम के बारे में अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तो हमने प्रोग्राम यहाँ पे शुरू किया है, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में सी प्रोग्राम का, किसी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर किया है। धीरे धीरे हम प्रोग्राम करेंगे तो वो हमें आसान लगेगा। आज का बस हमारा टॉपिक ये था कि एक पर्टिकुलर सी प्रोग्राम अगर हम बना रहे हैं तो सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हमें पहले जानना जरूरी है। तो सी प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर में मेनली 6 सेक्शंस हैं, 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सी प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर को, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा कि किस सेक्शन को हम किस काम के लिए यूज करते हैं। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।